उसके द्वारा यूक्रेन पे हमला किया गया है, तब से सिर्फ और सिर्फ सबकी निगाहें ये हैं कि अब आगे क्या होगा, है ना। सब लोगों की पूरे विश्व भर में अब ये चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है और किस तरीके से अब यही एकमात्र व्यक्ति हैं व्लादिमीर पुतिन जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। ठीक है, लगातार आप लोग देख रहे हैं मीडिया में सभी लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन अकेला पड़ गया। इस युद्ध में जब तक यूक्रेन अकेला रहेगा, सैन्य सहायता इसके पास नहीं पहुंचेगी, तब तक ये युद्ध थम जाएगा। क्योंकि आज ही यूक्रेन के रूस के विदेश मंत्री का ये बयान आया है कि यदि यूक्रेन बात करना चाहता है तो आत्मसमर्पण कर दे और बैठ करके बात करे, मामले का समाधान किया जा सकता है। लेकिन यदि ये सोचे कि नाटो की सेनाएं आ जाएंगी, कम से कम यूक्रेन को एक चीज समझना चाहिए था। यहां पे इसकी एक जिद थी। एक चीज आप समझिए, जो वैश्वीकरण का जिस तरीके से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पूरा विश्व गुटबंदी में बंध गया। तो वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय गुटबंदी का समय नहीं है। गुटबंदी से कोई नहीं जीत पाएगा, है ना। तो इस बात को समझना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम समझेंगे कि अभी स्थिति परिस्थिति क्या है, किस तरीके से कहानी कहां तक पहुंच चुकी है, कहां पे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो जैसा कि आप सभी को ये पता है कि 24 तारीख को सुबह 4 बजे रशियन सेनाओं के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया गया, जिसमें शुरुआत जो हुई थी, ये लुहांस्क क्षेत्र है, डोनबास एरिया है। यहाँ पर पहले इसको जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उनके द्वारा इसको एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे मान्यता प्रदान कर दी गई। गणतंत्र क्षेत्र पर रिपब्लिक क्षेत्र के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई। और तब से लेकर के यहाँ पर एक तनाव का वातावरण इस पूरे क्षेत्र में इस स्तर पे हुआ कि आपने पिछले 24 घंटे में हमने सुना है कि राजधानी कीव तक रशियन सेनाएं पहुंच गई हैं। अब ये मान के चलिए कि रूस पूरी तरीके से अपने आप में जब चाहे तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। युद्ध अब इतना आगे बढ़ चुका है कि यूक्रेन के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। यूक्रेन पहले भी इतना मजबूत नहीं था। ये तो देखिए, कोई भी अब जब यूएसएसआर का हिस्सा रहे हैं तो एक आपस में कॉन्फिडेंस होता है कि चलो ठीक है, शायद चीजें ना हो, इस स्तर पे ना जाएं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 2014 में क्रीमिया क्षेत्र जो यूक्रेन के पास था, उसको रसिया ने छीना था। तो रसिया में व्लादिमीर पुतिन, और एक चीज और समझना पड़ेगा, रसिया का जो वहां पे डिसीजन मेकिंग को लेकर के वहां पे सिस्टम है, वहां पे रसिया पुतिन को किसी से नहीं पूछना है। उसे हमला करना है तो कर देगा, रोकना है तो रोक देगा। कोई ऐसा थोड़ा ना है कि पक्षकार बहुत सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो ये हमला हुआ है, इस हमले में देखिए हम सबको पता है कि यूक्रेन के ऊपर रसिया हावी ही होगा, संभव ही नहीं है। और एक चीज समझिए, केवल यूक्रेन के ऊपर ही रसिया हावी नहीं होगा, बल्कि विश्व के अन्य जितने भी देश हैं। जब रसिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला प्रारंभ किया गया तो पहली चेतावनी व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा यही दी गई कि यदि कोई देश आता है तो फिर हम परमाणु युद्ध में इसको बदल देंगे। इसलिए अभी कोई हिम्मत नहीं करेगा। आपको पता है अमेरिका के कल रात में देर रात जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा हम प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन कोई भी अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा। सबको पता है कि यह परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि रसिया के पास बहुत ज्यादा पावर है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि रसिया कितना पावरफुल कंट्री के तौर पे वर्तमान में। रसिया के द्वारा यूक्रेन पर जब हमला किया गया, समझिए हमला एक तरफा नहीं था, सभी क्षेत्रों से, सभी मोर्चों से हमला किया गया रूस के द्वारा, सभी मोर्चों से। ठीक है, सबसे पहले इस क्षेत्र पर अपनी सेना भेजी गई। ये आपका डोनबास एरिया है, लुहांस्क क्षेत्र है, तो यहां पर जो है सेना भेजी गई। और इसके बाद जो है बेलारूस वाले क्षेत्र से, यहां पे ब्लैक सी से ओडेसा वाला क्षेत्र, अभी खार्किव तक जो है, खार्किव जो कि यूक्रेन का कीव, खार्किव, ये बड़े शहर हैं, यहां तक सेना पहुंच चुकी है, नियंत्रण में आ चुका है। यहां तक कि चेर्नोबिल जो वहां का परमाणु संयंत्र केंद्र है वो भी इनके कब्जे में आ चुका है। तो लगभग यूक्रेन का पूरा क्षेत्र, जिसको पहले ही 3 भागों में बांट दिया, ठीक है, रशियन राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक ये मनोवैज्ञानिक दबाव पहले ही बन गया और इसके बाद अभी भी लेकिन ये लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। नुकसान एक ही का है, जो वहां की आम जनता है, आम नागरिक है, उन्हीं को परेशान होना है। तो अब देखते हैं बात कितनी लंबी चलती है। विश्व के विभिन्न नेताओं के द्वारा चीजों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रसिया के पास पावर बहुत ज्यादा है। ये देखिए कुछ सैन्य पावर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
सैनिकों की बात करें तो रसिया के पास लगभग 8.5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, ठीक है, और वहीं पे यूक्रेन के पास 2.5 लाख सैनिक है। तभी आप लोग देख रहे होंगे कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह अपील की गई है कि यदि देश का कोई भी नागरिक आकर के लड़ना चाहता है तो हम आपको अस्त्र मुहैया करा सकते हैं, ठीक है। अब इस समय यूक्रेन लगा हुआ है विश्व के विभिन्न देशों के साथ कि कोई देश तो रसिया से बात करे, क्योंकि देखिए अब डिप्लोमेटिक, मैंने आपको आईआर में यही बताया कि वार्ताएं जब बंद हो जाएंगी युद्ध होगा। अब ये समझ लीजिए रसिया के द्वारा कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जाए, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी एम्बेसी वापस बुला ली है, रसिया ने अपनी एम्बेसी वापस बुला ली, तो अभी किसी तरीके की कोई वार्तालाप नहीं चल रही। तो अब यूक्रेन कोई माध्यम चुनेगा वार्तालाप के लिए कि कोई बात करे, है ना। भारत से भी संपर्क किया गया कि रसिया से भारत किस तरीके से बात करे और इस संकट से हमें बचाए। तो कल रात देर रात जो है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी संपर्क किया गया और युद्ध को लेकर के सारी चीजें समझी गई। तो एक चीज समझना होगा कि अभी इस दौरान यूक्रेन का कोई सहारा नहीं हो सकता, और कोई सहारा यदि बनने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पे ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाटो की सेना ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन फिर बात यह है कि जिस तरीके का एक इतिहास रहा है रसिया का, एक विस्तारवादी नीति के तहत वो चल रहा है। क्या यह विस्तारवादी नीति है या फिर यह अपने आप को डिफेंस करने की नीति है? इसको दो पक्षों से हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला पक्ष, वर्तमान जो वैश्वीकरण का युग है 21वीं शताब्दी में या यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पहली बात यही हुई थी कि सैन्य गठबंधन नहीं बनेंगे, लेकिन नाटो का जन्म इसी कोल्ड वॉर में हुआ। लेकिन 1991 के बाद अब नाटो का कोई भी जरूरत नहीं थी। देखा जाए तो नाटो अपना विस्तार क्यों कर रहा है? और यह बात तय है कि आज यूक्रेन में विस्तार हो रहा है, जॉर्जिया से भी बात चल रही, कल के दिन जॉर्जिया पे भी विस्तार किया जाएगा। जॉर्जिया के बारे में भी आपको पता होगा, जॉर्जिया आपका सीमा साझा करता है रसिया से, तो जॉर्जिया को भी सम्मिलित करेगा। और नाटो की जो पॉलिसी है कि यदि मान लीजिए यही यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो आज नाटो की पूरी सेनाएं आके खड़ी हो जाती। दो सुपर पावर जब आपस में टकराएंगी तो निश्चित तौर पे सब अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगी और युद्ध किसी भी हालत में पहुंच जाएगा। तो ऐसे में नाटो की सदस्यता ना दी जाए तो ही बेहतर है। अरे भारत के बगल में अमेरिका, पाकिस्तान बैठा है, इसको नाटो की सदस्यता मान लो ये कल के दिन अप्लाई किया या पाकिस्तान ने कोई कूटनीति चली, तो फिर हम बर्दाश्त करेंगे क्या इस चीज को? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अपने वर्चस्व और उसकी लड़ाई नहीं, अपने आप को डिफेंस की लड़ाई है। क्योंकि रसिया को कहीं ना कहीं पे ये विचारधारात्मक लड़ाई जो कोल्ड वॉर की अभी भी खत्म नहीं हुई, देख सकते हैं। और एक चीज और देखने को मिल रही है, रीग्रुपिंग होना चालू हो गया है। अब रीग्रुपिंग का मतलब है फिर से जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के देश एक एक खेमे में जाके जुड़ रहे थे, वैसे ही फिर से विश्व के जितने भी देश हैं एक एक खेमा पकड़ रहे हैं। भारत की तो नैम की पॉलिसी है, हम इसी का पालन करेंगे। हम किसी भी खेमे में ना तो सम्मिलित हुए ना तो सम्मिलित होंगे। हम खुला समर्थन इस युद्ध का कभी नहीं करते। हम चाहते हैं कि मामले को सुलझाया जाए, वही हमारा पक्ष था, उसी पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पे हम सेना की पावर की बात करें तो रसिया के पास देखिए लगभग इससे कितने गुना है ना, लगभग 3 से 4 गुना सैनिक हैं। इसके बाद रिजर्व कितना होगा वो तो चीजें नहीं पता होती, रियलिस्टिक डेटा नहीं आता कभी भी। एयरक्राफ्ट की बात करें तो 4100 एयरक्राफ्ट हैं इसके पास, है ना। नौसेना चाहे तो जब उड़ा दे पूरी तरीके से, इसके पास कहीं दिखाई भी नहीं देता है। 318 युद्ध पोतों की बात करें तो 600, ठीक है। 38 आपको बिल्कुल। लड़ाकू विमानों की बात करें तो 69, यूक्रेन का पूरा आसमान भर जाएगा, इतने लड़ाकू विमान हैं, ठीक है। टैंक की बात करें तो लगभग 12,500, कितने 2,500, ठीक है, क्या जहां से, है ना। तो यूक्रेन बहुत, अब सबसे बड़ी चीज जो है पूरे वर्ल्ड में, ये सबसे बड़ा बनाती है रसिया को। ये कभी भी कोई संभावना ही नहीं है, यूक्रेन क्या कोई भी देश नहीं कोशिश करेगा, है ना। न्यूक्लियर कंट्री है और परमाणु हथियार यदि सबसे ज्यादा किसी के पास है, 6,255 परमाणु हथियार रसिया के पास है। फिर जाके अमेरिका 5800, अमेरिका के पास भी पर्याप्त है। फिर जाके ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर ये चीन है 250 और भारत के पास 156, हमसे ज्यादा पाकिस्तान के पास है। तो कहीं ना कहीं पे परमाणु हथियार इतने ज्यादा हैं, कौन रिस्क लेगा बताइए? जो बाइडेन क्यों कहें कि भैया हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, नाटो सशक्त है, हम आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, इसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उनको हम क्या करेंगे, सीज कर देंगे। ये सब बस यहीं तक हिम्मत करेंगे। और यदि कोई युद्ध में आता भी है, पहले तो बचना चाहिए कोई दूसरे देश। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि क्या माहौल बनाया गया है। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो अभी कल हमला हुआ है, देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा ये दावा किया गया है
कि सेना कीव में घुस चुकी है, रूसी सेनाएं राजधानी कीव में नियंत्रण पा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइडेन ने बोल दिया कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कम से कम डिप्लोमेटिक तरीके से तो आपको इस पूरे माध्यम को जो है संभालना पड़ेगा। और यूक्रेन के द्वारा अभी लगभग दावा कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं 800 सैनिक मर गए, कोई कह रहे हैं जो है, तो लगातार ये दावे चल रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि हमने 18 फाइटर प्लेन खत्म कर दिए, तो ये प्रोपेगेंडा वार तो इसमें रहता ही रहता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी। अब यहां पे देखिए जो पूरा सिनेरियो है, मैंने आपको बताया 8.5 लाख सैनिक है। 8.5 लाख सैनिक कहां कहां ये खड़े हैं। यूक्रेन के पास लगभग 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ठीक है, रसिया ने अपना एक ट्रूप यहां पे लगा रखा है, काफी बड़ा ट्रूप है, 1,30,00,000 सैनिक यहां पर है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये एक क्षेत्र है लिथुआनिया यहां पर, और ये पोलैंड पे 5400 सेनाएं खड़ी हुई हैं यूएसए की। यूएसए के ट्रूप खड़े हुए हैं, एक ट्रूप छोटा ट्रूप ही है यूएसए का, यहां पे खड़ा हुआ है, 5400 यहां पे है। इसके अलावा 500 यूएसए के सैनिक लिथुआनिया में हैं, 1000 यूएसए के सैनिक जो है रोमानिया में हैं, बुल्गारिया में 200 सैनिक हैं। तो अमेरिकी सेनाएं यहां पर पहुंची हुई हैं, ऑलरेडी यहां पर पहले से हैं। नाटो की भी सेनाएं यहां पे उपस्थित हैं, 1650 नाटो की सेनाएं लाटविया में हैं, 1100 लिथुआनिया में है नाटो की सेनाएं, 1060 के आसपास पोलैंड पे नाटो की सेनाएं हैं। तो ऐसा नहीं कि आसपास सेनाएं नहीं है, आसपास सेनाएं हैं, जब चाहें ब्रिटेन के थ्रू मदद मिल सकती है यहाँ पे, लेकिन ये घातक होगा, यही थर्ड वर्ल्ड वार में बदल जाएगा। इसके लिए सबसे बेहतर है कि किसी तरीके से मामले को बैठा के सुलझाया जाए, है ना। अब इसमें भारत ही एक ऐसा देश है जो इस मामले की मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई अब आत्मसमर्पण भी कर देना चाहिए यूक्रेन को, बैठ के चीजों को नेगोशिएट करके बातें आगे बढ़ानी चाहिए। ईगो तक जब चीजें अब आ चुकी हैं तो अब इसको सुलझाने के लिए यही चाहिए, या तो फिर जनता की तबाही है, कितने लंबे तक जा सकती है कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो कल जो एक बयान इनका आया था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन में अपनी सेना ये नहीं भेजना चाहते हैं, और इसके अलावा कल जो है यहाँ पर जो है युद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है आपस में साझा की गई हैं दोनों के द्वारा, और यूक्रेन के द्वारा मदद मांगी गई है। इसके अलावा जो है ये यूक्रेन ने कहा है कि भैया हम कमज़ोर नहीं हैं, हमने 800 रूसी सैनिकों को मार दिया है। तो ये लगातार चल रहा है कि हमने रूस के 30 टैंक खत्म कर दिए हैं, 7 एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए हैं, 6 हेलीकॉप्टर खत्म कर दिए हैं, 800 सैनिक मार दिए हैं। एक बड़ी क्षति होती है 800 सैनिक मारे जाना। ठीक है, तो अभी इस समय स्थिति वही है, अभी असामान्य है। देखिए अभी कितना है चलता है मैटर, और चाहिए यही कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को सुलझा लिया जाए। ठीक है, तो कीव तक सेना पहुंच गई है, खार्किव तक सेना पहुंच गई है, लुहांस और डोनेटस्क के दोनों गणतंत्र रिपब्लिक बन चुके हैं। यहाँ पे ये सब बड़े ट्रूप हैं जो अभी यहाँ से पूरा एक तरीके से वार रूम के तौर पे क्षेत्र पूरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम आपका लगातार युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। और ये वाला क्षेत्र था आपका, जो क्षेत्र अब एक रिपब्लिक के तौर पे चाइना, केवल रसिया के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। आने वाले समय हो सकता है रसिया भी चाइना आ जाए। तो एक विस्तारवादी नीति के तहत ये, और इसको समर्थन कोई नहीं देगा, कभी भी कोई समर्थन नहीं देगा। ये कल पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री जो है इमरान खान जी पता नहीं किस लिए पहुंचे थे, लेकिन कल ये द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए पहुंचे थे। यूके के द्वारा भी जो है रूस के खिलाफ काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, रूसी बैंकों पर बैन लगा दिया गया है, वहाँ पे जो फंडिंग को लेकर है उस पर बैन लगा दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे आर्थिक प्रतिबंध भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी लगातार ये मैटर आपका कंटिन्यूस चल रहा है, दोनों तरफ से खूब क्षतियाँ हो रही हैं, लगभग कैप्चर कर लिया गया, हर तरफ से घेर लिया गया है। मालडोवा क्षेत्र से भी सैनिक प्रवेश कर गए हैं, बेलारूस से कर गए हैं, इधर से सैनिक प्रवेश कर गए हैं, क्रीमिया रीजन से प्रवेश कर गए हैं। तो लगभग अब यूक्रेन पूरी तरीके से, अब बस ये कि कब तक जो है कहानी खिंचती है। ठीक है, पूरी तरीके से घिर चुका है, और अब आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि रसिया को किसी तरीके से वो जो है रोक पाए इसको। तो अब मुद्दा ये है कि किसी तरीके से मैटर को सुलझाना ही सबसे बेहतर उपाय होगा, और जितना जल्दी से जल्दी मैटर को सुलझा लें उतना बेहतर ही चीज़ें निकल आएंगी। देखिए ये आपका जो सैनिक जहाँ पर ट्रूप लगाए गए हैं, तो अब ये पूरा मैटर अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो युद्ध, हाँ
यूएसए भी मतलब होता है सैन्य सहायताएं, द्विपक्षीय जो है बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो द्विपक्षीय रिलेशनों के कारण से भी सेनाएं वहां पर स्थापित की जाती हैं। कोई भी देश होता है कि जैसे अब अफगानिस्तान में यूएसए की सेना थी, नाटो की सेनाएं भी थी, यूएसए की सेना भी थी, ठीक है। और इस समय जो मेन मैटर है भारत के लिए, भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से जितने नागरिक फंसे हुए हैं उन सभी नागरिकों को जो है भारत बुलाया जा सके, ठीक है, वापस लाया जा सके। हमारा प्रयास सिर्फ यही है, और ये इस युद्ध में वार्तालाप के माध्यम से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये युद्ध जो है आगे बढ़ सके, ठीक है। तो यूक्रेन से बातचीत करने के लिए पुतिन तैयार हैं। अभी चीन ने भी ये बात, मतलब चीन के द्वारा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें चीन के राष्ट्रपति के द्वारा बात करके उन्होंने बताया कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहले आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी शहर थे लगभग बड़े शहरों पर हर जगह पे कब्जा हो चुका है। तो अब यही है, देखो होना कुछ नहीं है, बातचीत होगी, नेगोशिएशन होगा, लेकिन तब तक इतनी क्षति हो चुकी होगी जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यूक्रेन क्या हो चुका है, बैकफुट में आ चुका है पूरी तरीके से। तो अब रूस को पता है कि अब कुछ होना जाना नहीं है। रूस ने सबकी प्रतिक्रियाएं भी देख ली, उसने यूके की भी देख ली, फ्रांस की भी देख ली, सब कंडेम कर रहे हैं, सब खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं, ठीक है। बट कोई आगे नहीं आ रहा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पुतिन यदि सुनेंगे भी तो चाइना और इंडिया दो की ही सुनेंगे, वो पश्चिमी देशों की सुनेंगे भी नहीं। वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कोई आक्रमण करेगा मैं सीधा न्यूक्लियर वार पे कन्वर्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो सबको इस चीज का डर है कि रसिया से खत्म करना रसिया को बहुत कठिन बात है, ठीक है, रूस से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी, सब ने अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी, और उस कारण से अब रसिया ने बोला है कि देखो अब बात वही होगी कि नाटो में आप सदस्यता कभी भी नहीं लोगे। सिर्फ उसका यही मैटर था कि नाटो की सदस्यता ये ज्वाइन ना करे, बस यही नेगोशिएशन होगा, युद्ध रुक जाएगा, यही एकमात्र मुद्दा था। अब रही बात ये वाला जो एरिया है लुहांस्क और डोनेट्स्क का एरिया, तो इस एरिया को अब यहां पे देखिए, आपको वो शायद पता हो कि ये क्षेत्र ऐसा नहीं कि पहली बार जो है इसको 2014 में ही, यहां से 2014 में जब क्रीमिया पे कब्जा किया गया था तभी से ये क्षेत्र पूरा अशांत हो गया था, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को रसिया ने छोड़ रखा था। यहां पर विद्रोही गतिविधियां चल रही थी, विप्लववादी जो यहां पे अलगाववादी जो लीडर्स थे उनके द्वारा यहां पे नियंत्रण किया जा चुका था। लेकिन ये रसिया की एक तरीके से कह सकते हैं कूटनीतिक चाल थी कि जब कभी मौका आएगा तो इस क्षेत्र को भुनाया जाएगा। आप देखिए ये पूरा लुहांस्क क्षेत्र है, ये यहाँ इतनी बॉर्डर है इसकी, ये पूरा लुहांस्क रीजन है, ठीक है, ये पूरा लुहांस्क रीजन है, लेकिन इसका इतना क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये अलगाववादियों के कब्जे में था। लेकिन अब क्या किया है, ये कब्जे में तो था ही, चाहता तो 2014 में भी इनको अपने साथ मिला लेता रसिया, लेकिन रसिया को ये लग रहा है ना कि मिलाने का मतलब क्या है कि फिर विस्तारवादी स्वरूप आ जाएगा। रसिया ने तो इस रूप में एक्शन लिया कि मैं पीस कीपिंग कर रहा हूं, मैं यहां शांति बनाने का प्रयास कर रहा हूं, यहां पे अलगाववादियों के द्वारा जो है पूरी तरीके से यहां पे डिस्टर्ब किया जा रहा है पूरे माहौल को। तो इस रूप में उसने प्रवेश किया, और इसके बाद जो है कहानी इतनी वो कर दी कि चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया में यूक्रेन की सेनाओं के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। तो अभी स्थिति तनातनी की है, नेगोशिएशन की बात आ चुकी है, ऑफर कर चुके हैं, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब बस मुद्दा यह है कि किस दिन मैटर जो है, ठीक है, यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार हो जाएगा तो रूस बात कर लेगा, और निश्चित तौर पे इस पे विचार करेंगे यूक्रेन, क्योंकि अब नागरिक परेशान हो चुके हैं, वहाँ पे भागा दौड़ी, अब समझिए सिविलियन क्षेत्र पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि मैटर ज़्यादा खींचे। अब यूक्रेन को मदद तो कहीं से है नहीं, गर्मी सर्दी खत्म हो गई उसकी, ठीक है, नुकसान भी काफ़ी हो गया। तो ऐसे में जब मदद नहीं मिलती, नुकसान बहुत हो जाता है, तो बातचीत ही एकमात्र माध्यम बनता है, या तो फिर नुकसान और करा ले। यहाँ पे डिफेंसिव तो यूक्रेन ही है ना, एग्रेसिव नेचर पे आपका रसिया है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है, चारों तरफ से घेरे हुए, हर तरफ से घुस जाएगा, कितने मोर्चे खोलोगे उसके साथ, नहीं आप सरवाइव कर पाओगे, है ना। तो किसी तरीके की जब मदद रुक गई तो फिर कहानी यही होनी कि चीज़ें शांत हो जाएंगी। तो यूरोप में एक तरीके से एक घटना है, लेकिन ये घटना आने वाले समय पे थोड़ा सा और घातक होगी। लेकिन हो सकता है कि अब रूस इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से और यहाँ पे बहुत ध्यान निगरानी से लेकर के इस क्षेत्र को चले, क्योंकि अब आने वाले समय पे अपने आप को न्यूक्लियर पावर में भी तब्दील करने की कोशिश करेगा या नाटो के साथ जुड़ेगा। हाँ, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं, इसलिए रूस को भी दबाव लग रहा है कि भाई अब जितने भी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं
सब ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहाँ तक कि रूस के नागरिकों को जो है वीज़ा देना तक भी उन्होंने मना कर दिया कि अब रूस के नागरिक जो भी है उनको किसी को भी वीज़ा नहीं देंगे, कोई पासपोर्ट नहीं जारी करेंगे। और साथ में अभी जैसे भारत में जो यहाँ पे रशियन एम्बेसी है उसके, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है भारतीय यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा लोग हैं। अब आप लोग यूक्रेन में फंसे हो तो क्या हो, आपके पिताजी आपके घर वाले जो है आंदोलन नहीं करेंगे तो रशियन एम्बेसी की समय सुरक्षा बढ़ा दी गई इंडिया में। लोग सब जहाँ जहाँ विश्व में जहाँ जहाँ रशियन एम्बेसी होगी, जहाँ जहाँ के नागरिक होंगे, है ना। और मज़े की बात है कि तालिबान ने भी अपना बयान जारी किया है, उन्होंने भी कहा कि हम घोर निंदा करते हैं, कोई आक्रमण नहीं करना चाहिए, वो भी संत बना घूम रहे हैं इस समय, ठीक है। तो कहानी वही है कि जो है सभी जो है निंदा कर रहे हैं, यूक्रेन अकेला फंसा हुआ है, अपनी लड़ाई उसे खुद ही लड़नी है और इसका एक ही समाधान है कि रसिया से नेगोशिएट करे, बातचीत करे और चीज़ों को करे। अब देखो नेगोशिएशन में भी दोनों चीज़ें होती हैं, रसिया अपनी बातें रखेगा, यूक्रेन अपनी बातें रखेगा। जहाँ पे जिसको लगेगा कि यार युद्ध करना ज़्यादा सही है कि इन बातों को मान लेना ज़्यादा सही है ना। क्योंकि आपने देखा ना जर्मनी के साथ क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी के साथ एक तरीके से उसको पूरी तरीके से पूरे विश्व का सबसे कर्जदार देश बना दिया गया, सारा खर्चा उसके ऊपर डाल दिया गया। तो अभी युद्ध की क्षतिपूर्ति भी यूक्रेन से वसूली जाएगी। जो जीतेगा, जो नेगोशिएट करेगा, बोलेगा जितना खर्चा हुआ है वो भी उठाओ, क्षेत्र तो जाएंगे ही जाएंगे। तो समझिए बहुत ज्यादा भरपाई भरनी पड़ सकती है। इसलिए यूक्रेन जितनी जल्दी इस चीज को नेगोशिएट करे और चीजों को संभाले, और रसिया को थोड़ा उदारता दिखानी चाहिए इस चीज पे। लेकिन अब वो एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि बातचीत कुछ हो नहीं रही है। बातचीत तभी होगी जब वो हाथ खड़े कर देगा कि भैया युद्ध ही नहीं, पहले बातचीत। तो अब ये देखिए प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है और भारत का इसमें सबसे अहम योगदान है जितना होगा। अभी बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही है, आप मीडिया टीवी में देखिए, खूब मसाले लगा लगा के ग्राउंड रियलिटी बारूद से जो है वो कह रहे हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खड़े हैं सही में वहाँ पे। तो माना दाद देना पड़ेगा ऐसे पत्रकारों की जो वहाँ पे बिल्कुल खड़े होकर के, कीव में राजधानी कीव से इंडिया टुडे के बहुत सारे पत्रकार गए हुए है ना। तो है, तो ये पूरा मैटर है, पूरा मामला है और आगे जो भी अपडेट आते हैं देखते हैं।